क्लास में मैंने आपको बताया था कि मैटर के कितने स्टेट होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, राइट। तो हमने इन सारी चीजों का डिस्कशन कर लिया था। सॉलिड क्या होता है, लिक्विड क्या होता है, गैस क्या होता है, सॉलिड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, लिक्विड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस हो गई थी। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि डिफ्यूजन एक टर्म आता है इसमें। डिफ्यूजन क्या होता है कि एक गैस दूसरे में इंटरमिक्स करता है, दैट इज नोन एज डिफ्यूजन, राइट। और ये जो प्रॉपर्टी था वो सबसे ज्यादा किसमें था, गैस में, है ना। और हम लोग ने जो सॉलिड, लिक्विड और गैस को क्लासिफाई किया था वो ऑन द बेसिस ऑफ शेप एंड वॉल्यूम, राइट। सॉलिड का शेप फिक्स है, वॉल्यूम भी फिक्स है। लिक्विड का क्या है, वॉल्यूम फिक्स है, शेप फिक्स नहीं है। और गैस का दोनों में से कोई फिक्स नहीं, ना तो उसका शेप फिक्स है और ना ही उसका वॉल्यूम फिक्स है, राइट। तो उसके बाद आपको पढ़ना है इंटर कन्वर्जन, है ना। इंटर कन्वर्जन, नेक्स्ट इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स का कैसे इंटर कन्वर्जन होता है, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे जा सकते हैं, क्या क्या चेंज करेंगे तो उससे स्टेट चेंज होगा, राइट। तो बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें हैं। जैसे आप देखो, आप अपने घर में क्या करते हो, वाटर को अगर किसी बीकर में हीट करना स्टार्ट करें, अगर हम वाटर को किसी बीकर में हीट करेंगे तो हीट करने से क्या होता है, स्टार्टिंग जब आप इसको हीट करोगे तो क्या होगा, ये जो वाटर है ये वेपर में कन्वर्ट होगा, राइट, है ना। और दूसरा एग्जांपल आप देखो, बहुत प्रैक्टिकल बात है कि अपने घर में एलपीजी गैस होता है, सिलेंडर होता है, एलपीजी सिलेंडर कुछ इस टाइप का, ये कुछ इस टाइप का एलपीजी सिलेंडर होता है ना। और क्या होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर पे अंदर में क्या होता है, हाई प्रेशर पे जो भी इथाइल मर्केटियम ब्यूटेन वगैरह होता है वो सब हाइड्रोकार्बन है। तो ये लिक्विड फेज में होता है सिलेंडर के अंदर। आप देखोगे सिलेंडर के अंदर तो ये क्या होता है, लिक्विड फेज में होता है। यहाँ पे है लिक्विड, क्यों, क्योंकि यहाँ का प्रेशर काफी ज्यादा है, प्रेशर जो है ना वो काफी ज्यादा है। अब जब आप इसको वाल्व के थ्रू ले जाकर के पाइप के थ्रू लाते हो और क्या करते हो, यहाँ पे इसको रिलीज करते हो बर्नर में, तो वहां पे प्रेशर कम होता है, प्रेशर रिड्यूस होता है। दैट्स व्हाई क्या होता है, ये जो लिक्विड है फिर फाइनली क्या होता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है यहाँ पे, राइट। और अभी बहुत ही देखोगे आप न्यूज में डेली आ रहा है कि लिक्विड ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ रही है, राइट, कोरोना पेशेंट के लिए। तो आपने कभी सोचा है कि लिक्विड ऑक्सीजन ही क्यों, गैस क्यों नहीं, है ना। तो होता क्या है कि जो सिलेंडर्स होते हैं ऑक्सीजन का, उसमें ऑक्सीजन को हाई प्रेशर पे लिक्विड के फॉर्म में हम लोग स्टोर करते हैं या ट्रांसपोर्ट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करना एज कंपेयर टू गैस थोड़ा इजी है, राइट। तो इसलिए हम लोग हाई प्रेशर पे क्या करते हैं, लिक्विड को ट्रांसपोर्ट करते हैं सिलेंडर के अंदर, लिक्विड ऑक्सीजन। और फिर जब पेशेंट को रिक्वायरमेंट होती है तो वहां पे क्या करते हैं, वहां पे फिर प्रेशर रिलीज करो, प्रेशर कम कर दो तो फिर ये गैस में चेंज होता है, गैसेस ऑक्सीजन, है ना। ऑब्वियस बात है, अपना जो लंग्स है उसको तो गैसेस फॉर्म में चाहिए ना ऑक्सीजन। तो ये क्या होता है, प्रेशर चेंज होता है, प्रेशर डिक्रीज करता है, तो ये जो लिक्विड ऑक्सीजन है फिर क्या होता है, वो गैसियस ऑक्सीजन में चेंज हो जाता है। ये क्लियर टू यू। तो मैंने क्या क्या देखा, आप एक और प्रैक्टिकल एग्जांपल कर सकते हो। जैसे आपके घर में अगर आइस का एक क्यूब है, इसको आप रख दो सनलाइट में या फिर किसी बर्नर पे रख दो, है ना, सनलाइट में किसी बर्नर के पास रख दो, तब ये आइस क्या होगा, मेल्ट करना स्टार्ट कर जाता है ना? तो अगर आइस का फेज देखिए, तो आइस का कौन सा फेज है, ये आपका सॉलिड फेज है। जब आपने इसको हीट करा तो ये किस में चेंज हो रहा है, लिक्विड में चेंज हो रहा है, राइट। और यहाँ पे देखो, जब हमने वाटर को बॉईल करना स्टार्ट किया तो पहले वो क्या था, फर्स्ट फेज में ये था लिक्विड, ये था लिक्विड, है ना, लिक्विड स्टेट था इसका। अब मैं जब हीट करा, हीट करने का मतलब क्या, आपने टेम्परेचर को चेंज करा, तो ये क्या हो गया, गैस के फेज में आ गया, गैसेस स्टेट में आ गया, है ना। फिर यहाँ पे देखो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हाई प्रेशर पे, जब प्रेशर काफी ज्यादा है
हाई प्रेशर पे ये ऑक्सीजन जो है ये लिक्विड में है, लिक्विड स्टेट में। जब इसका प्रेशर कम हो रहा है तो ये किस में चेंज हो रहा है, ये गैस में कन्वर्ट हो रहा है ना। वैसे ही यहाँ पे देखिए लिक्विड है, प्रेशर कम कर दिया तो ये गैसियस आपका जो भी एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये गैस में चेंज होता है, राइट। तो हमने क्या देखा कि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कैसे चेंज कर सकते हैं एक स्टेट को दूसरे स्टेट में। हम दो पैरामीटर को चेंज कर सकते हैं। कौन कौन सा, यहाँ पे देखो आपने इन दोनों में क्या करा, इन दोनों में आपने टेम्परेचर को चेंज करा, आपने टेम्परेचर को चेंज करा, है ना। और इन दोनों एग्जांपल में देखो तो आपने क्या करा, प्रेशर को चेंज करा। यहाँ पे आपने टेम्परेचर चेंज करा, यहाँ पे आपने प्रेशर चेंज करा। तो वी कैन से दैट बाय चेंजिंग टेम्परेचर और प्रेशर, by changing temperature or pressure we can interchange one state to another state, right। that means कि आपको एक फेज से सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, गैस से सॉलिड में आना है तो उसके लिए आप दो फैक्टर्स को चेंज कर सकते हो। कौन कौन सा, एक तो टेम्परेचर को और दूसरा प्रेशर को, राइट। तो आप हेडिंग दो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट या इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर। और उसमें लिखो देयर आर टू फैक्टर्स, देयर आर, इस हेडिंग के अंदर लिखो इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट्स में लिखो देयर आर टू फैक्टर्स, देयर आर टू फैक्टर्स by which, there are two factors by which we can interchange, there are two factors by which we can interchange one state to another state, there are two factors by which we can interchange one state to another state of a substance, one state to another state of a substance। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फैक्टर कौन सा, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। फर्स्ट में क्या लिखेंगे, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, फर्स्ट बाय चेंजिंग टेम्परेचर, बाय चेंजिंग टेम्परेचर। एंड सेकंड लिखो बाय चेंजिंग प्रेशर, है ना। फर्स्ट फैक्टर क्या है, बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सेकंड क्या है, बाय चेंजिंग प्रेशर। फर्स्ट बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सेकंड बाय चेंजिंग प्रेशर, ठीक है। बाय चेंजिंग टेम्परेचर, सेकंड बाय चेंजिंग प्रेशर। एग्जांपल, when we heat an ice cube, example, when we heat an ice cube, when we heat an ice cube, example, when we heat an ice cube, it changes into liquid water, it changes into liquid water। and next इसी में एग्जांपल लिखो, by reducing pressure we can interchange, by reducing pressure we can interchange liquid oxygen, we can interchange liquid oxygen into gaseous oxygen, liquid oxygen into gaseous oxygen। अब किसी को कोई डाउट है इसमें, एनी डाउट?
इन दोनों फैक्टर्स के चेंज करने से हम स्टेट को चेंज कर रहे हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों हो रहा है कि टेम्परेचर चेंज कर देने से या प्रेशर चेंज कर देने से स्टेट क्यों चेंज हो रहा है? क्या आपने ऐसा कभी सोचा? किसी को इसका आइडिया है ऐसा क्यों हो रहा है? हम जब हीट कर रहे हैं इसको, इसका टेम्परेचर राइज कर रहा है, तो ये सॉलिड से लिक्विड में क्यों चेंज हो रहा है? कोई आइडिया है किसी को इसका? क्योंकि तो बता सकते हो काइनेटिक एनर्जी ऐसा क्यों हो रहा है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? कोई बताओ। काइनेटिक एनर्जी बढ़ रहा है उसका। बता सकते हो आप क्या? नहीं। तो देखो, एक यूनिवर्सल रूल है कि हीट एक फॉर्म, एनर्जी का एक फॉर्म है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, राइट? और यूनिवर्सल रूल क्या है कि एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है। एनर्जी को हम लोग ना तो क्रिएट कर सकते हैं, ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। हाँ, बस ये किया जा सकता है कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एनर्जी का ट्रांसफर किया जा सकता है। हम एनर्जी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते या उसको हम क्रिएट भी नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पे देखो, आप जब सपोज आपने जब सॉलिड को क्या करा, हीट करा, तो सॉलिड को हीट करा, दैट मींस उसमें एनर्जी आपने ऐड करा। तो अब क्या होगा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होंगे इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा तो रैंडमनेस बढ़ेगा। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये क्या होगा, लिक्विड में चेंज होगा। क्योंकि आपको मैंने बेसिक एक चीज बताया था सॉलिड लिक्विड का, जब हम लोग डिफरेंस कर रहे थे, तो कि सॉलिड में क्या होता है, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, है ना, इसका काइनेटिक एनर्जी वेरी लेस होता है। और लिक्विड में क्या होता है, लिक्विड के जो पार्टिकल्स होते हैं, टाइनी पार्टिकल्स, उसका काइनेटिक एनर्जी काफी हाई होता है ना, ज्यादा होता है। तो हो क्या रहा है कि जब इसको आप इसमें कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसके सॉलिड के पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, इससे वो क्या हो रहा है, लिक्विड चेंज हो रहा है। और ये एनर्जी कहां से आ रहा है, ये हीट एनर्जी, जो आप हीट एनर्जी सप्लाई कर रहे हो, ये हीट एनर्जी फाइनली वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सब्सटेंस, जो टाइनी पार्टिकल्स है, उसका काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है, इसलिए उसका फेज चेंज हो रहा है। तो ये आप जितना भी इंटर कन्वर्जन ऑफ फेज आपने देखा, सारा का सारा क्या है, सारा का सारा ये जस्ट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के बेसिस पे हम इसको डिस्कस कर सकते हैं, डील कर सकते हैं कि सारे में क्या हो रहा है, एनर्जी कंजर्व हो रहा है, दैट्स व्हाई ये फेज वगैरह चेंज हो रहा है ना। तो अब कुछ कुछ चीजें इंपॉर्टेंट इसमें डिस्कस, मेल्टिंग क्या होता है, बॉइलिंग क्या होता है ना, और आपने पढ़ा होगा क्या फ्रीजिंग होता है टर्म, है ना, इस टाइप के कुछ टर्म्स आते हैं। तो उसको हम थोड़ा देखें, मेल्टिंग, बॉइलिंग, फ्रीजिंग, ये सब क्या है। तो आप हेडिंग दोगे इन सम इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट टर्म्स, इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टर्म्स related to important terms related to interconversion, important terms related to interconversion of states। कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म होते हैं और ये होता क्या है, हम लोग एक साथ डिस्कस करते चलेंगे। जैसे मान लो अगर मैंने आपको बोला कि मेल्टिंग है ना, तो ये मेल्टिंग क्या होता है,
हेलो।
सॉरी, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे टर्म्स रिलेटेड टू इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, है ना। तो इसमें फर्स्ट टर्म लिखो, फर्स्ट टर्म कौन सा होता है, मेल्टिंग। फर्स्ट लिखेंगे हम लोग इसमें मेल्टिंग, और समझते चलेंगे मेल्टिंग क्या होता है। फर्स्ट वन इज मेल्टिंग। किसी को आइडिया है मेल्टिंग क्या होता है? बहुत ही कॉमन सा टर्म है, बहुत प्रैक्टिकल टर्म है, अपने घर में ये सब हम लोग करते रहते हैं, मेल्टिंग वेल्टिंग। ये मेल्टिंग क्या होता है, किसी को आइडिया है? व्हाट इज मेल्टिंग? मेल्टिंग क्या है? जैसे आप जानते हो कि हम लोग मेल्ट करने के चीज को, है ना, दैट मींस के हम उसको सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं। आपके पास एक आइस का क्यूब है, आपके पास क्या है, एक आइस का क्यूब है, ये ऐसा आइस है, आइस का क्यूब है, और क्या करते आप इसको हीट करके, हीट कर दोगे तो ये क्या होगा, ये फिर लिक्विड में चेंज हो जाएगा, है ना, ऐसे ये लिक्विड में चेंज हो जाएगा। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे सॉलिड को चेंज कर रहे हैं लिक्विड में, और इसको बोलते हैं मेल्टिंग। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग, है ना। तो आप लिखिए फर्स्ट पॉइंट इसमें मेल्टिंग, और मेल्टिंग में लिखिए फर्स्ट पॉइंट मेल्टिंग, और मेल्टिंग लिखेंगे the process of interconversion, the process of interconversion, the process of interconversion, the process of interconversion of the process of interconversion of solid to liquid, 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 solid to liquid at atmospheric pressure, है ना, at atmospheric pressure, at atmospheric pressure, solid to liquid at atmospheric pressure, atmospheric pressure is known as melting. At atmospheric pressure is known as melting. The process of interconversion of solid into liquid at atmospheric pressure is known as melting. और एग्जांपल में आपका ये क्या है, लिख लो एग्जांपल। क्या कर रहे हैं हम, आइस का क्यूब है ना, ये क्या है, सॉलिड है, ये क्या है, आइस है, आइस, और आइस को हम क्या कर रहे हैं, ये आपका है आइस, आइस को हम वाटर में, लिक्विड वाटर में चेंज कर रहे हैं, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे क्या, मेल्टिंग। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। ओके, तो आपने कभी सोचा है कि मेल्टिंग, एक बात बताओ, अगर आपके पास आइस है, अगर आपके पास आइस है कितने पे, -30 डिग्री सी पे, लेट से आपके पास आइस है -30 डिग्री पे, है ना, आइस आपके पास -30 डिग्री सी पे, और इस आइस को आपने हीट करना स्टार्ट कर दिया। सपोज आपके पास जो आइस है, आइस का क्यूब, वो लेट से -30 डिग्री सी पे है। आप जब हीट करोगे तो आप देखोगे ड्यूरिंग हीटिंग पहले इसका टेम्परेचर डिक्रीज करेगा, और डिक्रीज करके ये आएगा 0 डिग्री सी पे। ओके, अभी इस प्रोसेस में ड्यूरिंग हीटिंग क्या हो रहा है, जब इसका टेम्परेचर -30 डिग्री सी था, तो -30 से जब 0 पे आया है, तो उस प्रोसेस में क्या हो रहा है, उस प्रोसेस में टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा है, बट स्टिल ये क्या है, 0 डिग्री सी पे भी क्या है, सॉलिड ही है, राइट, अभी फेज चेंज नहीं हुआ है। देन हम क्या करते हैं, देन इसके बाद फर्दर हीट करोगे, तब यहां से ये फिर देखोगे कुछ टाइम के बाद हीट करोगे, तब ये लिक्विड में चेंज होना स्टार्ट होगा। ओके, और फिर हीटिंग करते रहो तो इसका टेम्परेचर जो है ना, वो 0 डिग्री सी तक, 0 डिग्री सी तक आकर के सारा मेल्ट कर जाएगा। और यहाँ पे देखो इस प्रोसेस में क्या हो रहा है, सॉलिड लिक्विड में चेंज हो रहा है, लेकिन स्टार्टिंग वाले फेज में क्या हो रहा था, सिर्फ टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, और फिर हेलो सर, तब ये मेल्ट करना स्टार्ट किया,
तब इसका लिक्विड फॉर्म होना स्टार्ट किया इस वाले प्रोसेस में, मतलब यहाँ पे इतने ड्यूरेशन में, राइट। अब एक बार भी देखोगे थोड़ी देर के लिए तो इसका टेम्परेचर 0 डिग्री से ही रहेगा, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हीटिंग के ड्यूरेशन में क्या आ रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज नहीं कर रहा है, कांस्टेंट है, फेज चेंज हो रहा है। और स्टार्टिंग वाले फेज में क्या हो रहा था, फेज सेम था, टेम्परेचर डिक्रीज कर रहा था, राइट। और फिर फर्दर हीट कर दो तब इसका टेम्परेचर, फिर ये वाटर है, टेम्परेचर इसका राइज करेगा, लेट से वो +30 हो गया, है ना। तो ऐसा हो रहा है। तो सर कोड नहीं दिख रहा है कि अगर आपने अगर नोटिस किया होगा इस वाले ड्यूरेशन में, तो यहाँ पे फेज चेंज हो रहा है और टेम्परेचर कांस्टेंट है ना। तो आप ये बोल सकते हो कि ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। और क्या होता है देखो, और ये हो रहा है कि मेल्टिंग जो है ना स्टार्ट कब हो रहा है, जब ये 0 डिग्री सी पे आ रहा है, तो उससे पहले ये मेल्ट नहीं कर रहा था, राइट। उससे पहले ये मेल्ट नहीं कर रहा था, जब ये 0 डिग्री से पे आया तब मेल्ट करना स्टार्ट किया, है ना। तो आपने कभी ऐसा सोचा कि ये फिक्स टेम्परेचर ही पे मेल्ट कर रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और इसी पे क्यों मेल्ट कर रहा है, 0 डिग्री सी पे क्यों मेल्ट कर रहा है, इससे पहले क्यों नहीं मेल्ट करा, इसके बाद 100 डिग्री सी पे मतलब 10 डिग्री सी या 5 डिग्री सी पे मेल्ट क्यों नहीं किया। तो आपने कभी ये सब चीजें नहीं नोटिस नहीं किया ना। तो पहले तो कुछ कुछ पॉइंट समझते हैं। ये जो 0 डिग्री सी है, जहां पे मेल्टिंग स्टार्ट हुआ, जहां पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हुआ, इस टेम्परेचर को बोलते हैं मेल्टिंग पॉइंट, है ना। तो आप पैराग्राफ चेंज करके लिखो, द टेम्परेचर एट विच the temperature at which the temperature at which the temperature at which solid starts changing, the temperature at which solid starts changing into liquid, the temperature at which solid starts changing into liquid, the temperature at which solid starts changing into liquid is known as melting point, is known as melting point, is known as melting point. Example
ओके, तो ये मेल्टिंग हो गया, अब शायद विजिबल है ना। तो लिख लो ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, इसमें लिखो ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। जब भी मेल्टिंग होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, है ना, कांस्टेंट टेम्परेचर में मेल्ट करेगा। तो बाकी चीजें फिर बाद में नाइन्थ वाइन्थ में सब पढ़ेंगे, या फिर आपको बता ही देता हूँ। जैसे एक बात बताओ कि ऐसा क्यों होता है कि ड्यूरिंग मेल्टिंग टेम्परेचर कांस्टेंट है। आपने जब आइस को मेल्ट करा, जब ये 0 डिग्री सी पे था, जब ये मेल्ट करके लिक्विड में चेंज हो गया, तब भी इसका टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, यहाँ भी ये 0 डिग्री सी था। तो आपने जो हीट ऐड करा, अभी आपको जस्ट बताया कि एनर्जी हमेशा कंजर्व होता है, तो आपने जो हीट एनर्जी ऐड करा वो हीट एनर्जी कहाँ चला गया, है ना। तो अभी आपको बताया कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सॉलिड के पार्टिकल्स हैं, इसका जो काइनेटिक एनर्जी है काफी कम है ना। आप जब इसको हीट कर रहे हो तो वो एनर्जी लेकर के क्या हो रहा है, काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज कर रहा है। तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, और जो आप हीट ऐड कर रहे हो, जो एनर्जी ऐड कर रहे हो, वो एनर्जी कहाँ यूटिलाइज हो रहा है, पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करने में, है ना। तो लिखिए इसी में पैराग्राफ चेंज करके लिख लेना, ड्यूरिंग हीटिंग temperature remains constant, sorry, during melting temperature remains constant, during melting temperature remains constant, during melting temperature remains constant, temperature remains constant, and the added energy and the added energy and the added energy and the added energy is used and the added energy is used added energy is used to increase kinetic energy of the substance. Added energy is used to increase kinetic energy of the substance. Used to increase kinetic energy of the substance. Okay, clear to you? ठीक है, हाँ। तो ये आपका मेल्टिंग का पूरा प्रोसेस हो गया। अब इसका हम एक रिवर्स प्रोसेस देखते हैं। मान लो इसमें क्या था कि आपने एक सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट किया, है ना। लेकिन ऐसा भी होता है कि हम किसी लिक्विड को सॉलिड में कन्वर्ट कर लें। तो दूसरा जो प्रोसेस है वो क्या है, उसको हम बोलते हैं फ्रीजिंग। ये भी बहुत प्रैक्टिकल टर्म है, आपके घर में फ्रीज होता है और उसमें क्या करते हो आप, लिक्विड यानी वाटर को, लिक्विड वाटर को रखते हो और वो आइस में कन्वर्ट हो जाता है। दैट मींस के लिक्विड जो है वो किसमें चेंज हो गया, सॉलिड में चेंज हो गया है। तो ये फ्रीजिंग क्या होता है, ये भी एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है ना। इसमें क्या होगा, लिक्विड जो है वो क्या होगा, किसमें चेंज होगा, सॉलिड में। तो इसका भी डेफिनेशन लिख लेंगे, इट इज द प्रोसेस it is the process in which liquid changes into solid. It is the process in which liquid changes into solid. It is the process in which liquid changes into solid. ठीक है, it is the process in which liquid changes into solid. और एग्जाम्पल लिख लो, एग्जाम्पल क्या होता है, एग्जाम्पल कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस। ये तो एग्जाम्पल है ना। आप क्या करते हो, वाटर को कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू आइस, है ना। वाटर को हम आइस में चेंज कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है, ये वाटर क्या था, लिक्विड, और ये आइस क्या हो गया, सॉलिड, है ना। ठीक है, और इसमें भी आप देखो, जैसे मान लो आपके पास वाटर है, सपोज आपके पास वाटर है कितना, 100 डिग्री सी, या कुछ ले लो टेम्परेचर, ये प्लस 30 डिग्री सी पे, ओके। वाटर आपने इसको कूलिंग करना स्टार्ट कर दिया, तो कूलिंग करोगे तो टेम्परेचर का क्या होगा, डिक्रीज करेगा।
तो ये वाटर क्या हो गया, आ गया आपके पास 0 डिग्री सी पे। कूलिंग कर दिए तो वाटर क्या 30 डिग्री से 0 डिग्री से आ गया। फर्दर कूलिंग करोगे आप, तो अब देखिए अब तक टेम्परेचर सिर्फ डिक्रीज किया, फेज चेंज नहीं हुआ है, पहले भी लिक्विड था और 0 डिग्री से आने के बाद भी वो लिक्विड स्टिल लिक्विड ही है। फर्दर इसको कूल करोगे आप, तो फर्दर कूल करने के बाद क्या होता है, ये ना सॉलिडिफाइड होना स्टार्ट करता है। धीरे धीरे देखोगे कि आइस का ब्लॉक्स बनना स्टार्ट हो जाएगा है ना सरफेस पे। लेकिन टेम्परेचर इसका क्या होगा 0 डिग्री से ही, अब भी टेम्परेचर कांस्टेंट है। फिर फर्दर इसको क्या करो और कूल करो, तो फिर सारा का सारा वाटर था जो लिक्विड वाटर था वो आइस का ब्लॉक बन गया, बट टेम्परेचर स्टिल 0 डिग्री से ही है। राइट, टेम्परेचर में कोई चेंजेस नहीं आया, ये 0 डिग्री से ही है ना। क्लियर। तो अब यहाँ पे भी सेम चीज है कि टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, और जो एनर्जी वो यूज कहाँ से आ रहा है। अगर मान लो टेम्परेचर कांस्टेंट है और ये लिक्विड से सॉलिड में चेंज हुआ है, तो ऑब्वियस बात है जब ये लिक्विड में था तो इसका क्या था, इसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा था, इसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी ज्यादा था। जब ये सॉलिड में चेंज हो गया है ना, तो क्या हो रहा है, इसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी, इसके पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया,
थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गया, वेट करना। ओके यस सर। हाँ, मैं ये डिस्कस कर रहा था कि जब हम फ्रीजिंग करते हैं, जब सॉलिड को लिक्विड में चेंज करते हैं, तो वहां पे टेम्परेचर जो है ना वो कांस्टेंट रह जाता है ना। तो टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है? क्योंकि क्योंकि जो अब वो एनर्जी कहाँ से आता है, थोड़ा देखो तो ध्यान से देखो। वो क्या है कि आप जब इसको, जब आपके पास लिक्विड था, है ना, पता लगा ये। हाँ, तो जब ये 0 डिग्री सी पे वाटर था, है ना, वाटर था 0 डिग्री सी पे, ये जब मेल्ट करके सॉलिड आइस में चेंज हो गया, तब भी टेम्परेचर 0 डिग्री सी है, राइट। और ये तो कूलिंग हो रहा है ना, यहाँ तो कूलिंग हो रहा है, यानी एनर्जी क्या होगा, रिलीज हो रहा होगा, कुछ एनर्जी इसने रिलीज करा होगा, हीट एनर्जी। तो ये एनर्जी कहाँ पे, कहाँ से आ रहा है ये एनर्जी, देखो इसका सोर्स क्या है। तो आप देखो तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, ये वाटर है 0 डिग्री सी पे, सिंस ये लिक्विड फेज है, मेरी आवाज सबको मिल रही है ना, क्या ये लिक्विड फेज है? तो लिक्विड फेज में क्या हो रहा है कि ये लिक्विड फेज है, तो यहाँ पे इससे जो पार्टिकल्स होंगे, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, काफी ज्यादा होगा, पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी काफी ज्यादा होगा। अब ये जब सॉलिड फेज में चेंज हो गया, तो इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज कर गया होगा। तो वो जो एनर्जी का डिफरेंस है, काइनेटिक एनर्जी का डिफरेंस है, वही एनर्जी क्या हो रहा है, हीट एनर्जी के फॉर्म में रिलीज हो रहा है, राइट। ठीक है, इसलिए टेम्परेचर क्या है, रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर टू यू? तो आप इसमें भी लिख लोगे, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच, द टेम्परेचर एट विच liquid starts, the temperature at which liquid starts changing into, the temperature at which liquid starts changing into solid, the temperature at which liquid starts changing into solid is known as, the temperature at which liquid starts changing into solid is known as, is known as freezing point, is known as freezing point। ये होता है फ्रीजिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे क्या हो, जिस टेम्परेचर पे लिक्विड चेंज करना स्टार्ट कर दे, कन्वर्ट होना स्टार्ट कर दे इसमें सॉलिड में, उस टेम्परेचर को बोलते हैं क्या, फ्रीजिंग पॉइंट। इज क्लियर टू यू? दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट। ओके, एग्जांपल, एग्जांपल बताओ वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है? एग्जांपल, फ्रीजिंग पॉइंट, freezing point, example, freezing point of water कितना is 0 degree C, freezing point of water is 0 degree C, है ना, 0 degree C, water का freezing point कितना, 0 degree C होता है। ये क्लियर है यू? और एक पॉइंट इसमें और लिखेंगे, ड्यूरिंग फ्रीजिंग, क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग फ्रीजिंग। क्या होता है ड्यूरिंग फ्रीजिंग?
ड्यूरिंग फ्रीजिंग क्या होगा? ड्यूरिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर ड्यूरिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, है ना? टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट रहता है। ड्यूरिंग फ्रीजिंग टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। तो आपको मैंने बता दिया कि कांस्टेंट क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज हो रहा है वो कहाँ से आ रहा है? वो एनर्जी आ रहा है काइनेटिक एनर्जी से, है ना? पार्टिकल का सब्सटेंस का काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, इसलिए टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। क्लियर कर लो? तो ये प्रोसेस है फ्रीजिंग और आपका फ्रीजिंग, और इसके पहले मैंने आपको बताया था क्या? मेल्टिंग, है ना? कोई डाउट? तो एक टर्म आता है लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, है ना? और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। मेल्टिंग को फ्यूजन भी बोलते हैं, वहां पे लिख लो। मेल्टिंग का दूसरा नाम क्या है? मेल्टिंग और फ्यूजन, ये दोनों सेम ही है। मेल्टिंग और फ्यूजन दोनों सेम ही है ना? मेल्टिंग को ही क्या बोलते हैं? फ्यूजन। और फ्रीजिंग को क्या बोलते हैं पता है आपको? फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन। फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन दोनों सेम है। सॉलिडिफिकेशन, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन, और मेल्टिंग और फ्यूजन ये दोनों सेम है, राइट? तो एक टर्म आता है इसमें, हाँ मैं बता रहा था कि मेल्टिंग और फ्यूजन, ओके? मेल्टिंग और फ्यूजन, फ्रीजिंग और सॉलिडिफिकेशन दोनों सेम ही टर्म है। तो एक टर्म इसमें आता है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ये जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन है ये क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या है? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो देखो आपने देखा कि जब हम फ्यूज करा रहे थे, है ना, मेल्ट करवा रहे थे, जब हम आइस को हीट कर रहे थे, जब ये सॉलिड को हीट कर रहे थे, और जब उसका टेम्परेचर चेंज हो रहा था, सॉरी मतलब फेज चेंज हो रहा था, है ना? तो जब फेज चेंज हो रहा था तो उस वक्त क्या था कि टेम्परेचर तो कांस्टेंट था और आप हीट तो ऐड कर रहे थे, है ना? तो हीट ऐड कर रहे हो, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो उस ड्यूरेशन में हम जितना टोटल हीट ऐड करेंगे उसी हीट को बोलते हैं क्या? लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो इसमें लिख लो, एक टर्म है लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लिखिए लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है? लिखो ड्यूरिंग मेल्टिंग, ड्यूरिंग मेल्टिंग, ड्यूरिंग मेल्टिंग the total heat added, during melting the total heat added, during melting the total heat added at constant, the total heat added at constant temperature, during melting the total heat added at constant temperature is known as, at constant temperature is known as latent heat of fusion, is known as latent heat of fusion. During melting, the during melting, the total heat added at constant temperature is known as latent heat of fusion. ओके? और एक और आप लिख लो latent heat of freezing भी होता है। नेक्स्ट लिखिए latent heat of freezing। नेक्स्ट टर्म है latent heat of freezing, latent heat of, latent heat of freezing, latent heat of freezing। तो आप देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, इस ड्यूरेशन में जब 0 डिग्री सी पे वाटर है और ये 0 डिग्री सी पे आइस में चेंज हो गया, कूलिंग हो रहा है, एनर्जी रिलीज हो रहा है ना? और टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो ये जितना एनर्जी रिलीज करेगा दैट एनर्जी इज नोन एज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो लिखिए ड्यूरिंग कूलिंग, during cooling, during cooling
during cooling of liquid, during cooling of liquid at constant temperature, during cooling of liquid at constant temperature, the total energy during cooling of liquid at constant temperature, the total energy released, the total energy released the total energy released is known as latent heat of freezing, is known as latent heat of freezing, is known as latent heat of freezing. अब देखो क्या होता है ना कि ये जो latent heat of fusion है और latent heat of freezing है, ये दोनों क्या होता है, न्यूमेरिकली सेम होता है। अगर आप इसको समझो अच्छे से, जैसे मान लो आपके पास 1 kg आइस है, राइट, आपके पास है 1 kg आइस का ब्लॉक, ये आपके पास है 1 kg आइस का ब्लॉक है, ये है 1 kg, है ना। और आपने क्या करा, इसको हीट करा, ये टेम्परेचर है इसका कितना, 0 डिग्री सी पे। आपने जब इसको हीट करा तो हीट करने के बाद ये क्या होगा, ये लिक्विड वाटर में चेंज हो जाएगा, लेकिन टेम्परेचर कितना रहेगा, 0 डिग्री सी, है ना। तो ये हम हीट कर रहे हैं ना, हीट करने का मतलब क्या, एनर्जी इसमें ऐड कर रहे हैं। तो सपोज आपने Q1 एनर्जी इसमें ऐड करा, अभी भी टेम्परेचर सेम है और ये फेज चेंज हो रहा है। कौन सा फेज चेंज हो रहा है, मेल्ट कर रहा है ना, मेल्टिंग है ये। कौन सा फेज है ये मेल्टिंग या फ्यूजन, दिस इज नोन एज मेल्टिंग और फ्यूजन। ओके, तो ये जो Q1 है, इस Q1 को बोलेंगे क्या, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, LHF, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। क्लियर। लेकिन आप सोचो मास तो इसका सेम ही रहेगा 1 kg, लेकिन आप ऐसे सोचो कि आपके पास एक रिवर्स, आपके पास क्या था, 1 kg का वाटर था, राइट, ये था 1 kg वाटर, लिक्विड वाटर, टेम्परेचर कितना, 0 डिग्री सी पे। अब ये कूल होगा और कूल होकर के ये आइस का ब्लॉक में चेंज हो जाएगा। सपोज ये सॉलिड में चेंज हो गया, है ना, अभी भी टेम्परेचर कितना है, 0 डिग्री सी। तो ये क्या है, आइस, सॉलिड, है ना, और वो लिक्विड वाटर है। तो ये लिक्विड वाटर है, H2O है ना, और ये यहाँ पे ये आइस था, आइस से क्या हो रहा था, ये लिक्विड वाटर H2O में चेंज हो रहा था। क्लियर। अब जब ये कूलिंग होगा तो क्या करेगा, ये एनर्जी कुछ रिलीज करेगा, है ना। ये तो इसका मैं कूलिंग कर रहा, तो सपोज ये Q2 एनर्जी इसने रिलीज करा, तो इस Q2 को क्या बोलते हैं, इस Q2 को बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। तो होता क्या है, न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होता है। सपोज लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन में 10 किलो जूल आपको एनर्जी सप्लाई करना पड़ा, तो जब ये कूल करके लिक्विड से अगर सॉलिड में चेंज हो रहा होगा आइस में, तो वही 10 किलो जूल एनर्जी आपको रिलीज कर देगा। न्यूमेरिकली क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्या होता है, न्यूमेरिकली लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग के इक्वल होता है। इसलिए हम लोग लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग वाले टर्म को ज्यादा यूज नहीं करते हैं, हम लोग वहां पर डायरेक्टली क्या यूज करते हैं, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्रीजिंग सेम हो गया, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग कर लो इसको, है ना। तो ये हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, है ना। तो ये जो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन होता है, ये क्या होता है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये होता है लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग, ये इक्वल होता है, न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली जो आप देखोगे तो लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग जैसा कोई टर्म आपको बुक में नहीं मिलेगा, क्योंकि न्यूमेरिकली इक्वल होता है, इसलिए वहां पे क्या होता है, डायरेक्टली लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ही यूज किया जाता है ना। तो आप नोट करके एक पॉइंट में लिख लो, लास्ट में एक नोट बना लो, लिखो नोट, नोट करके एक पॉइंट लिख लो, latent heat of fusion, latent heat of fusion and latent heat of fusion and latent heat of freezing, latent heat of fusion and latent heat of freezing are numerically same, latent heat of fusion and latent heat of
फ्रीजिंग आर न्यूमेरिकली सेम, है ना? क्लियर? सिर्फ कोई डाउट है यहाँ पे? एनी डाउट? कोई डाउट है किसी को? डाउट नहीं है ना? आयुष, श्वेता, सिद्धार्थ, यस सर। कुछ डाउट है? नो सर। ओके, विजिबल है ना अभी ये? अभी तो विजिबल है। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लैटेंट हीट ऑफ फ्रीजिंग। फिर मैंने आपको साथ में बता दिया कि मेल्टिंग क्या होता है, और मेल्टिंग के बाद आपको बताया कि फ्रीजिंग क्या होता है। दो हम लोगों ने टर्म्स पूरा डिटेल्स में देख लिया है। और नेक्स्ट टर्म क्या होगा, इसको पहले नोट कर लो आप। नोट कर लिया ना आपने? नेक्स्ट जो टर्म होगा वो हम आपको बताएंगे। सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना हमने देख लिया। अब हम लिक्विड से गैस की तरफ मूव करते हैं। लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड, है ना? लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड। सॉलिड से लिक्विड हो गया, देन लिक्विड टू गैस और गैस टू लिक्विड में आते हैं। इसको आपने नोट कर लिया है? चलिए, नेक्स्ट जो टर्म है वो है क्या? नेक्स्ट टर्म है आपका, नेक्स्ट टर्म आप ले लो कौन सा? वेपराइजेशन। नेक्स्ट टर्म है वेपराइजेशन। ओके, नेक्स्ट है वेपराइजेशन। तो ये वेपराइजेशन क्या होता है? वेपराइजेशन क्या होता है? तो आपने, ये भी बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल है, आपने घर में क्या करा होगा, वेपर फॉर्म किया होगा। जैसे आपने वाटर को हीट करा होगा, और वाटर को हीट करके क्या करते हैं हम, वेपर में कन्वर्ट करते हैं, है ना? तो ये जो प्रोसेस है ये क्या है, एक्चुअली दो टाइप का होता है, बट ये प्रोसेस क्या है, लिक्विड टू गैस, है ना? इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, लिक्विड टू गैस में चेंज करते हैं, तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, है ना? तो लिख लो द प्रोसेस ऑफ, लिखो द प्रोसेस ऑफ interconversion, the process of interconversion, the process of interconversion of liquid, the process of interconversion of liquid to gas, into gas या CO2 to gas, the process of interconversion of liquid to CO2 gas to gas is known as vaporization, is known as vaporization। ओके, तो ये जो वेपराइजेशन होता है ना, ये दो टाइप का होता है। जैसे एक बात बताओ, आपने कभी पॉन्ड में देखा होगा कि पॉन्ड में ऐसा वाटर है, और कुछ टाइम के बाद देखोगे तो ये पॉन्ड जो होता है ना, ये मतलब एम्प्टी हो जाता है, इसमें वाटर जो होता है वो गायब हो जाता है। और एक और फिनोमेना क्या होता है, आपने घर में जब किसी बीकर में वाटर को बॉयल करा होगा, जब किसी बीकर में वाटर को आपने बॉयल करा होगा, तो यहाँ से क्या होता है, ये वेपर में कन्वर्ट होता है, ये वेपर में ऐसे कन्वर्ट होगा। तो ये तो बहुत क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे लिक्विड जो है वो गैस में चेंज हो रहा है ना? लेकिन ये जो है ना, ये यहाँ पे आप देखोगे कि सडनली आप कुछ टाइम के बाद देखोगे कि वाटर गायब हो गया पॉन्ड से, है ना? तो इस प्रोसेस में क्या होता है, यहाँ भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, ये भी वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन आप लोग के साथ हमने तो यहाँ पे हीट किया ही नहीं है, तो मैंने जब हीट ही नहीं किया तो ये गैस वेपर में कैसे कन्वर्ट हो गया, है ना? क्लियर? और आप ये भी सोच सकते हो सकता है कि सनलाइट होगा, उसकी वजह से वो एनर्जी लेकर के वेपराइज हो गया होगा, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन सन के पास इतना एनर्जी तो नहीं है कि वो वाटर को 100 डिग्री तक ले जाए, इतना तो टेम्परेचर भी नहीं होता, आप जानते हो। तो यहाँ पे क्या होता है ना माय डियर स्टूडेंट, कि प्रेशर का डिफरेंस होता है। यहाँ का प्रेशर कुछ और है, एटीएम एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहाँ का प्रेशर कुछ और होता है। तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से क्या होता है, ये जो सरफेस पे है प्रेशर डिफरेंस क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि दो फैक्टर होता है, एक तो आप प्रेशर को चेंज करो या फिर टेम्परेचर को चेंज करो। तो यहाँ पे प्रेशर चेंज हो गया, प्रेशर का डिफरेंस, इसलिए क्या हो रहा है, ये जो मॉलिक्यूल है ये वेपर में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, प्रेशर डिफरेंस की वजह से।
और यहाँ पे क्या होता है, आप जब हीट करते हो तो लिक्विड के मॉलिक्यूल का काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है, और जब काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करता है तो क्या होता है, ये फिर वेपर में चेंज करता है। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग, दिस इज नोन एज बॉइलिंग, और इसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, दिस इज नोन एज वेपोराइजेशन, बॉइलिंग और वेपोराइजेशन। ओके, ये हो गया बॉइलिंग और ये हो गया वेपोराइजेशन। क्लियर टू यू? तो लिखो देयर आर टू टाइप, सॉरी वेपोराइजेशन नहीं, इवेपोरेशन, सॉरी, there are two types of, देखिए there are two types of vaporization, there are two types of vaporization, vaporization दो तरीके का होता है, there are two types of vaporization, there are two types of vaporization, first boiling and second evaporation, boiling and evaporation, there are two types of vaporization, there are two types of vaporization, boiling and evaporation, there are two types of vaporization, कौन-कौन सा, boiling and evaporation, okay, boiling and evaporation। तो हम ना इसको डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे तो अच्छा होगा, इसको आप लिखो कॉलम बनाकर लिखो, एक साइड में लिखो बॉइलिंग, है ना, एक साइड लिखो कॉलम बनाकर लिखो बॉइलिंग, बॉइलिंग, और दूसरे साइड पे लिखो कॉलम में इवेपोरेशन, बॉइलिंग, और इस साइड में लिखिए इवेपोरेशन, ठीक है, बॉइलिंग और इवेपोरेशन। तो समझते हैं बॉइलिंग क्या होता है। देखो बॉइलिंग, आप वाटर को बॉइल करो, तो अगर आप वाटर को बॉइल करोगे तो ये एक फिक्स टेम्परेचर 100 डिग्री सी पे आएगा तभी ये बॉइल करता है, 100 से पहले ये बॉइल नहीं करता है। तो बॉइलिंग क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर पे होता है, लेकिन इवेपोरेशन के लिए क्या है, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा, है ना। तो फर्स्ट लिखेंगे क्या, हीट अकर्स at any temperature, नहीं सॉरी, at fixed temperature, it occurs at fixed temperature, it occurs at fixed temperature, ठीक है। बॉइलिंग क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है ना, it occurs at fixed temperature। और ये क्या होता है छोटू, ये किसी भी, इवेपोरेशन क्या होता है, कोई सा भी टेम्परेचर पे हो जाता है ना, it occurs at क्या होता है, एनी टेम्परेचर, है ना, ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाएगा। और क्या होता है, बॉइलिंग के लिए प्रेशर का डिफरेंस होना क्या है, मस्ट नहीं है ना। यानी बॉइलिंग कब होता है, जब एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल वेपर प्रेशर हो जाए तो उसको बोलते हैं बॉइल कर गया। लेकिन इवेपोरेशन कब होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, यहाँ पे heat occurs when वेपर प्रेशर, जो वेपर फॉर्म हो रहा है ना, जो आप बॉइलिंग कर रहे हो तो जो वेपर फॉर्म हो रहा है वो वेपर, heat occurs when vapor pressure equal to atmospheric pressure, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कब होगा ये, जब आप इसको हीट कर रहे हो, मान लो यहाँ पे ये वाटर था तो इसका जो वेपर बना, तो इस वेपर का प्रेशर जब क्या हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो गया तो उसको बोलते हैं कि बॉयल कर गया, है ना, उसको बोलते हैं बॉयल करना। लेकिन ये क्या होता है, हीट अकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, कोई सा भी प्रेशर डिफरेंस हो तो ये होगा ना, हीट अकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। ये क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है, हीट अकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, ठीक है। ये कब होता है, जब प्रेशर डिफरेंस हो तो ये होता है, हीट अकर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस। क्लियर टू यू, ठीक है। अच्छा एक और इंपॉर्टेंट चीज, डिफरेंस, जैसे ना आप इवेपोरेशन में देखोगे तो ये मान लो आपका पॉन्ड है, तो पॉन्ड का जो अपर लेयर है यहाँ से वेपर का फॉर्मेशन होता है, ये वेपर फॉर्म होता है ऊपर का। लेकिन जब बॉइलिंग में आप देखोगे ना,
तो आप इसको घर में ऑब्जर्व कर सकते हो। बॉइलिंग क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है नीचे वाला सरफेस, तो इसलिए इसको बोलते हैं बल्क फिनोमेना। बल्क मतलब पूरे में, और सरफेस मतलब ऊपर के लेयर पे, है ना, सबसे टॉप लेयर। तो ये क्या होता है, इट इज अ बल्क फिनोमेना। ये जो बॉइलिंग है वो क्या है, इट इज अ बल्क फिनोमेना। इट इज अ बल्क फिनोमेना। इट इज अ बल्क फिनोमेना। और ये क्या है, ये क्या है, इट इज अ सरफेस फिनोमेना। इट इज अ सरफेस फिनोमेना। ये क्या है, एक सरफेस फिनोमेना है, ठीक है। ये एक सरफेस फिनोमेना है, ये बल्क है और ये सरफेस फिनोमेना है। तो ये तीन आपको मेजर डिफरेंस मिलेंगे। एक दो डिफरेंस और हो सकता है, तो हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। और ये आपका तीन मेजर डिफरेंस है बॉइलिंग और इवेपोरेशन का। फिर हम आपको बताएंगे कि जो इवेपोरेशन है ये कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, राइट। तो फैक्टर्स हम लोग अगले क्लास में डिस्कस कर लेंगे, आप इसको नोट कर लें। एक दो पॉइंट्स और भी अगर कुछ होगा ऐसा कुछ, तो उसको हम अगली क्लास में कर लेंगे। और मोस्टली हम लोग अगली क्लास में करेंगे इवेपोरेशन फैक्टर्स कौन कौन सा होता है, कंडेंसेशन क्या होता है, और सब्लिमेशन क्या होता है, और फिर शायद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो आज थोड़ा सा टेक्निकल इशू आ गया था, नहीं तो आज ही कंप्लीट हो जाता, बीच बीच में स्टार्टिंग का क्लास था इसलिए, तो उसके लिए सॉरी। और फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तो फिर इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। ओके, ठीक है। कोई डाउट है? आयुष, श्वेता, नो सर। आशीष, कोई डाउट है? यस सिद्धार्थ? सर। हाँ, नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। ओके। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इससे कंटिन्यू करते हैं ना। ओके, चलो बाय। नोट कर लिए? यस सर। ठीक है फिर, हाँ, बाय। Good morning and thank you, sir. Good morning and thank you, sir.